हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसका यूनिट नंबर 2 वर्क स्टडी पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, यूनिट का नाम है वर्क स्टडी, टाइम स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि ये सबसे पहले वर्क स्टडी होती क्या है। तो वर्क स्टडी क्या होती है? वर्क स्टडी होती है एक टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हम वर्क करते हैं, मतलब जो वर्कर वर्क करता है किसी वर्क पीस पे, तो उसके वर्क को हम एनालाइज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वर्क स्टडी कहते हैं। वर्क स्टडी इज ए सिस्टमैटिक टेक्निक यूज टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द वर्क प्लेस बाई एनालाइजिंग एंड एवेल्युएटिंग द वर्क प्रोसेस। मतलब जब कोई वर्क होता है तो हम उसको एनालाइज करते हैं, एवेल्युएट करते हैं उसकी प्रोसेसेस को, और उसका मेन मोटिव क्या होता है पूरी स्टडी का कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके, साथ में जो इफ़िशियंसी है उसको भी क्या किया जाए? इंक्रीज़ किया जा सके। इसका मेन फोकस होता है कि जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन किया जा सके। ऑप्टिमाइज मतलब बिल्कुल जब मैक्सिमम वो इफ़िशियंसी दें और मिनिमम उसमें हमें इनपुट देना पड़े, वो होता है ऑप्टिमाइजेशन। तो ये फोकस करता है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हम किस तरीके से करें? ऑप्टिमाइज तरीके से करें। इसके अंतर्गत वर्क स्टडी के अंतर्गत क्या होती हैं? वर्क स्टडी के अंदर दो प्रकार की स्टडी होती हैं। पहला क्या होता है? हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में हम क्या करते हैं कि जो करंट मेथड हो रहा है, जो वर्कर करंट काम कर रहा है, जो टास्क कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं करंट मेथड को, और फिर उसमें फाइंड आउट करते हैं कि क्या इससे अच्छा हो सकता है, क्या क्या मोर इफिशिएंट वे निकालते हैं कैरी आउट, जिसमें आइडल टाइम को कम से कम किया जा सकता है, और जो हमारे हैंड है इसका अच्छे से अच्छा उपयोग किया। टू हैंड के, ऐसा तो नहीं कहीं पे एक हैंड की आवश्यकता है लेकिन टू हैंड का यूज़ किया जा रहा है, या फिर टू हैंड से और अच्छी इफ़िशियंसी मिल सकती है। तो ऐसे जो मोशन की स्टडी करते हैं, जब हम चाहे तो वर्कर की करेंगे या फिर जो मटेरियल होता है उसकी करते हैं, मशीन की स्टडी भी करते हैं, तो सारी क्या कहलाती है? वो मेथड स्टडी के अंतर्गत आती है। तो मेथड स्टडी क्या करता है कि एनालाइज करता है जो करंट मेथड ऑफ द परफॉर्मिंग द टास्क है उसको एनालाइज करता है तथा फाइंडिंग आउट करता है कि मोर इफिशिएंट वे टू कैरी आउट दिस वर्क। उसके बाद देखिए दूसरा इसका होता है कि वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट में हम क्या करते हैं कि जो टास्क हो रहा है उसका हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, कितना टाइम इसमें लग रहा है, और टाइम को भी क्या कम किया जा सकता है क्या, इसको हम क्या करते हैं? इसके अल्टरनेटिव को हम क्या करते हैं? खोजते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इफिशिएंट मेथड को एनालाइज करके हम इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जो वर्क स्टडी होती है उसमें क्या रहते हैं? दो प्रकार की स्टडी करते हैं, मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट। मेथड स्टडी मतलब कहलाती है मोशन स्टडी, और वर्क मेजरमेंट कहलाती है टाइम स्टडी। ठीक है, ये नाम भी है इनके। देखिए, इसके बाद इसका अगला टॉपिक हमारा क्या है कि प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है। तो प्रोडक्टिविटी क्या कहलाती है? प्रोडक्टिविटी कहलाती है, यह मेजरमेंट करती है कि कितनी इफिशियंटली रिसोर्सेज का यूज़ करके हमने गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है। हाउ इफिशियंटली हमने जो हमारे पास रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज में क्या आता है? मैन आता है, मशीन्स आती हैं, इनका उपयोग करके हमने क्या किया? गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, वो कितनी इफिशियंटली काम कर रही हैं, ये कहलाती है प्रोडक्टिविटी। इट ऑल्सो इंक्लूड द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इसमें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी रहता है, जैसे हमने कितना मटेरियल लगाया और कितना प्रोडक्शन हुआ, साथ में हम उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी मिली है, कितना हमने इफिशियंटली उसको यूटिलाइज़ किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब आता है कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सके। तो मेथड टू इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी के लिए कौन कौन सी मेथड होते हैं? देखिए, सबसे पहले होता है क्या? प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहली वाली प्रोसेस हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारा प्रोसेस है उसको ऑप्टिमम तरीके से यूज़ किया जा सके। मतलब उनमें जो रिसोर्सेज है, कम रिसोर्सेज का यूज़ करके हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, वो कहलाता है प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। तो जब हम कम रिसोर्सेज का उपयोग करके और ज़्यादा उसमें आउटपुट निकालेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो गई है ना, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट होती है प्रोडक्टिविटी। दूसरा है टेक्नोलॉजी अपग्रेड। यदि हम अभी जैसे कोई काम को करने के लिए यदि मशीन मैन का उपयोग कर रहे हैं, उसकी जगह यदि मशीन का उपयोग करें, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। जैसे पहले क्या रहता था कि खेती के होते थे तो हल से करते थे, लेकिन आजकल कैसे होती है? ट्रैक्टर हार्वेस्टर से होती है। तो उस केस में प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। या पहले जो काम हम हाथ से करते थे वो आजकल कंप्यूटर से होता है, तो उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेड है। तो ये हमारा क्या, इससे प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हमारी इंक्रीज होती है।
उसके बाद देखिए तीसरा है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। यदि हम क्या करें कि वर्कर जो हैं उनको हम अच्छी ट्रेनिंग दें, उनकी स्किल में डेवलपमेंट करें, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। उसके बाद जो हमारा रिसोर्स है, यदि उनका हम ऑप्टिमम मैनेजमेंट कर सकें, ऑप्टिमम मैनेजमेंट करें, तो उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे तो प्रोडक्टिविटी खुद ही अपनी मन से इंक्रीज़ होती है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छी डिटेल में स्टडी कर लेना है ना। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है कि नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, चार्ट जब भी यूज़ करते हैं उसके लिए कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको याद रखना है। देखिए ये हमारा क्या होता है, ऑपरेशन का सिंबल होता है। ये हमारा काय का सिंबल होता है, इंस्पेक्शन का सिंबल होता है रेक्टेंगल। उसके बाद ये वाला डी ऐसा होता है, ये किसका होता है, हमारा डिले का होता है। उसके बाद क्या रहता है, ये वाला जो रहता है हमारा, ये हमारा किसका रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का रहता है। साथ में ये हमारा काय का होता है, स्टोरेज का होता है। ठीक है, ये 5 ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो ये 5 जो रहते हैं सिंबल्स वो याद रखना ऑपरेशन चार्ट के केस में। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमारा है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट। तो ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट क्या होता है, इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन परफॉर्म ऑन अ प्रोडक्ट और अ कंपोनेंट। जब भी कोई प्रोडक्ट पे काम होता है या कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, तो जब उसमें ऑपरेशन और इंस्पेक्शन इन दो चीज़ों की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकल फॉर्म में, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यदि हमें क्या करना है, यदि हम किसी चीज़ में कोई एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी कटिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में हमें कैसे बनाना पड़ेगा इसको, पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी प्रोसेस, इधर हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस, या उसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद उसका सिंबल लिखा जाता है यहाँ पे क्या होता है, उसका सिंबल, और यहाँ पे उसका टाइम लिखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है। जैसे सबसे पहले यदि हमने किसी भी प्रोडक्ट में करी है कटिंग, तो हम इधर लिखेंगे कटिंग, इधर हम क्या लिखेंगे, कटिंग। उसके बाद उसका सिंबल बनाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन है तो ऐसे लिखेंगे, और जैसे 2 मिनट लग रहा है तो इधर लिख देंगे 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद जब कटिंग हो जाएगी उसके बाद हम उसको देखेंगे कि सही बना कि नहीं बना, कटिंग हुई तो हम उसको क्या करेंगे, उसके बाद उसमें क्या होता है, इंस्पेक्शन। तो जब भी इंस्पेक्शन करेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ये सिंबल उसका 1 मिनट के लिए जैसे अपन ने करा। उसके बाद जैसे हमने कोई और ऑपरेशन भी करा तो ऐसे नीचे लिखते जाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन इंस्पेक्शन ऐसे ही जब दो का यूज़ करके हम कोई भी ऑपरेशन और इंस्पेक्शन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसके सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट कहलाता है। ये हमें ऑपरेशन और इंस्पेक्शन दो जानकारी देता है, साथ में उसका टाइम भी देता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट। जब हमने क्या किया, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट पढ़ा है, तो उसमें हमने क्या किया, केवल ऑपरेशन बस देखा है कि क्या क्या हुआ है, जैसे कटिंग हो रही है तो ठीक है, इंस्पेक्शन हो रहा है। अब 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट में क्या करना पड़ता है कि जो हमारा वर्कर है उसके 2 हैंड किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसका एक चार्ट बनाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट कहते हैं। उसमें हम देखते हैं कोई एक हैंड ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा यूज़ हो रहा हो या दूसरा कम यूज़ हो रहा है, दोनों का ऑप्टिमाइज यूज़ करना रहता है, इसके लिए 2 हैंडेड प्रोसेस चार्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए यदि हमारे पास क्या है, यदि हम कोई एक नट बोल्ट ही ले लें, जैसे हमने क्या किया, हमें नट बोल्ट को सिंबल करना है, साथ में असेंबल करना है, तो यदि हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ़्ट हैंड और यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड और इधर सिंबल लिखेंगे, जो अभी अभी बताए हम यहाँ पे सिंबल लिखेंगे और इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होगा, जैसे हम बोल्ट और नट को पिक करेंगे, इधर से पिक कर लेंगे, है ना, इधर से पिक करेंगे, जैसे हमने लेफ़्ट हैंड साइड से उठाया तो हम यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, और राइट हैंड उस समय पे आइडल है, तो हम डिले में करेंगे, मतलब इस तरीके से करेंगे कि अभी इधर कोई काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद देखो, जब हमने पिक किया है बोल्ट एक हाथ से, ठीक है, तो दूसरा हाथ को थोड़ी पहले हम एक नट उठा लेंगे, फिर क्या उठाते हैं, बोल्ट उठाएंगे, तो इसलिए थोड़ी डिले रहता है यहाँ पे। उसके बाद देखो, उसके बाद ये जैसे एक अपन ने पहले नट उठा लिया तो रख लिया, उसके बाद जो हमने फिर दूसरा जैसे बोल्ट या नट कोई भी उठा ली, तो हमने क्या किया, पहले फिर हम क्या करेंगे, पिकअप करेंगे किसको, नट को। जैसे हमने नट को पिक किया तो यहाँ पे नट को पिक किया तो ऑपरेशन हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसी हाथ में लिए रहते हैं एक में, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके बाद यहाँ पे ऐसे होल्ड करे रहेंगे, तो होल्ड करेंगे तो इधर होल्ड रहेगा, जबकि दूसरी चीज़ में क्या होगा हमारा,
दूसरे में हम इसको ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाएंगे, दूसरे वाले हैंड में ले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमारा आइडल ही रहेगा और इससे हम क्या करेंगे, नट को कस देंगे। या फिर हमारे सिंपल सी पेन का, यदि हम एक पेन का ही एग्जाम्पल लें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि हमें पेन में क्या करना है कि कैप को फिक्स करना है, तो सबसे पहले हम पेन को पिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कैप रहेगा वो उस समय थोड़ी देर से आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेन की कैप है उसको उठाएंगे, है ना। उठाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। तो हम क्या क्या करते हैं इसमें, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का ही हम क्या करते हैं, मूवमेंट को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट कहलाता है। इससे हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कोई हैंड ऐसा तो नहीं कि आइडल है। यदि आइडल होगा तो हम उसको क्या करते हैं, उसको इफ़िशिएंटली यूज़ करने के लिए डिज़ाइन करते हैं, जब हम इसके लिए चार्ट्स बनाते हैं नेक्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, मैन मशीन चार्ट। मैन मशीन चार्ट क्या कहलाता है, ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, जो कि ह्यूमन वर्कर और मशीन के बीच में किस तरीके का काम हो रहा है। जैसे कोई एक वर्कर है वो मशीन पे काम कर रहा है, तो मशीन क्या काम कर रही है उस समय मैन क्या कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप या उनका डेटा जो शो किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, मैन मशीन चार्ट कहते हैं। इसको एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैन मशीन चार्ट, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, मैन मशीन चार्ट कहते हैं। देखिए जैसे यदि हम एग्जाम्पल के लिए देखें कि हम यहाँ पे लिख लें कि टाइम कितना लगा है, सिंबल में लिखी दे रही है, यदि यहाँ पे कितना है, यदि यहाँ पे टाइम है, और एक तरफ हम लिखेंगे वर्कर की एक्टिविटी और एक तरफ हम लिखेंगे किसकी, मशीन की एक्टिविटी, ऐसा रहता है मैन मशीन चार्ट, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें लगा हमें 0 से 1 मिनट का समय, और वर्कर उस समय क्या कर रहा है, यदि लोडिंग कर रहा है अगर हम कोई मटेरियल कट कर रहे हैं किसी मशीन में, तो हम क्या करेंगे, पहले वर्कर क्या करेगा, लोडिंग करेगा मशीन में। तो जिस समय लोडिंग हो रही होगी उस समय मशीन क्या होगी, आइडल होगी, है ना। अब लोडिंग होने के बाद क्या होगा, लोडिंग होने के बाद जैसे लोडिंग हो गई, उसके बाद क्या होगा, लोडिंग करने के बाद वर्क क्या करेगा, जैसे उसने ऑन कर दिया लोडिंग होने के बाद, फिर वो क्या रहेगा, आइडल रहेगा। और मशीन क्या करेगी, अपना ऑपरेशन करेगी, जैसे उसने कर दिया अपना कटिंग ऑपरेशन, तो इस समय मशीन क्या कर रही, काम कर रही है, मैन क्या है यहाँ पे, आइडल है। उसके बाद जैसे सपोज करो 5 मिनट तक हुई, फिर 5 से अगले 6 मिनट में क्या किया, इसने अनलोडिंग करी, और फिर उस समय क्या रहेगी, मशीन क्या रहेगी, आइडल रहेगी। तो जब हम मैन और मशीन दोनों के रिस्पेक्टिव मतलब रिलेटिवली शो करते हैं सेम टाइम ग्राफ पे, उसको हम क्या कहते हैं, मैन मशीन चार्ट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, मैन मशीन चार्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या कहलाता है, देखो मैन मशीन चार्ट जो होता है या फिर दूसरे जो चार्ट हैं उसमें क्या रहता है कि हमने कोई भी एक प्रोसेस ले ली थी, इसमें फ्लो चार्ट में क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट वो चार्ट होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल क्या, फ्लो चार्ट कौन टाइप का हो सकता है, मैन टाइप का हो सकता है या मशीन टाइप का हो सकता है। इसमें क्या करते हैं हम कि कोई भी या तो एक वर्कर को ले लेंगे, उस वर्कर की पूरे जब तक प्रोसेस नहीं हो जाती तब तक उसका फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा है, तो उसने पहले एक जगह प्रोसेस करी, फिर यदि दूसरी प्रोसेस हो रही है, अगर मैन की बात करें तो मैन क्या क्या वर्क कर रहा है, यदि मैन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है तो वो मैन का फ्लो चार्ट कहलाता है। अब ऐसी यदि कोई मटेरियल है ना, यदि कोई मटेरियल पे क्या क्या वर्क हो रहा है, वो जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कौन कौन सी प्रोसेस पहले लेथ में गया तो उसकी टर्निंग हुई, फिर ड्रिलिंग होने के बाद जैसे इंस्पेक्शन हुआ, फिर रीमिंग फिर से हुई, है ना, फिर स्टोर हो गया या स्टोरेज से पहले आया, फिर स्टॉक में जमा हो गया। तो ये सारा जैसे मटेरियल का है, तो अगर मटेरियल का पूरा फ्लो यदि हम दिखाएं किसके साथ, जो हमने पीछे 5 सिंबल पढ़े हैं उनके साथ दिखाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट कहते हैं। फ्लो चार्ट मैन टाइप भी हो सकता है, मटेरियल टाइप भी हो सकता है, मशीन टाइप भी हो सकता है, ठीक है। फ्लो चार्ट कहलाता है ये, है ना। जैसे कि अगर हम देखें कि जैसे कोई एक चीज़ स्टोरेज में रखी हो, हमने स्टोरेज से उठाई, स्टोरेज से कोई मटेरियल उठाया, उस पर हमने एक ऑपरेशन किया। आप देखो यहाँ से यहाँ तक स्टोरेज का सिंबल लगा है, अब यहाँ पे काय का सिंबल बनेगा, वही ट्रांसपोर्टेशन का। तो यहाँ पे जैसे हमने तीर बना दिया, ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल जो रहता है ये वाला, तो यहाँ पे जैसे बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर यहाँ पे ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन सिंबल बनाया, फिर उसमें आगे फिर उसको ड्रिलिंग मशीन में ले गए, तो जैसे ड्रिलिंग मशीन में ले गए तो यहाँ पे फिर से ये वाला बनेगा, फिर से इधर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर उसमें ड्रिलिंग का ऑपरेशन हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसको इंस्पेक्ट किया, तो उधर इंस्पेक्शन का बन जाएगा।
तो इंस्पेक्शन किया, इस इंस्पेक्शन करने के बाद हमने क्या किया, उसको स्टॉक में जमा कर दिया, तो ये स्टॉक में क्या हो गया, जमा हो गया। ये सारा क्या है, मटेरियल टाइप का फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, टोटल जो एक मटेरियल है मैन है उसका जो मोशन है पूरा टोटल, उसको दर्शाता है कि हमारा फ्लो चार्ट दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग डायग्राम। देखिए स्ट्रिंग डायग्राम केवल हमें मूवमेंट को बस दर्शाता है। यदि हमें क्या करना है, यदि उसकी हमें क्या करना है, यदि हमें स्ट्रिंग डायग्राम केस में यदि हमें उसकी एक्चुअल डिस्टेंस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा पूरा लेआउट है, जो हमारा प्लांट लेआउट है, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, तो प्लांट लेआउट को एक मॉडल की तरह बना लेते हैं। तो मॉडल में जितनी जितनी जहाँ जहाँ, जैसे यहाँ पे लेद मशीन, लेद शॉप है, यहाँ ड्रिलिंग शॉप है, आगे मिलिंग है, फिर ग्राइंडिंग है या फिनिशिंग ऑपरेशंस है, इन सबको उसमें शो कर दिया जाता है। और एक स्ट्रिंग की सहायता से पूरे मोशन को इसमें दिखाया जाता है कि कितना इसमें मोशन हो रहा है, और स्ट्रिंग की लेंथ को मेजर कर लिया जाता है, तो वो क्या देती है, हमें एक्चुअल डिस्टेंस दे देती है कि एक्चुअल में कितना चलेगा, ठीक है। एक मॉडल के रूप में इसको दर्शाते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल टूल यूज्ड इन द वर्क स्टडी एंड मोशन एनालिसिस टू विजुलाइज द मूवमेंट ऑफ द वर्कर, मटेरियल, इक्विपमेंट विद इन अ डिफाइंड एरिया। एक डिफाइंड एरिया में वर्कर का, मटेरियल का और इक्विपमेंट का कैसा मोशन हो रहा है और एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, वो एक ग्राफिकल फॉर्म से या ग्राफिकल मॉडल की सहायता से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग डायग्राम कहलाता है, ठीक है। स्ट्रिंग डायग्राम के बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट होता है प्री डिटरमाइन मोशन टाइम स्टडी। प्री डिटरमाइन मोशन टाइम स्टडी में क्या होता है कि जो हमारा बेसिक मूवमेंट होता है एक ह्यूमन के जो हैंड हो गया, जैसे जो उसका बेसिक मोशन होता है, बेसिक मोशन को हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं कि किसी ऑपरेशन को करने के लिए उसमें कितने मिनट लगें। जैसे हमें किसी भी चीज़ को लोडिंग करनी है तो एक स्टैंडर्डाइज निकालते हैं कि इतनी लोडिंग करने में इतना समय लगेगा, तो वो हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम। तो ऐसे हम अलग अलग ऑपरेशन या अलग अलग प्रोसेस या अलग अलग टास्क के लिए हम स्टैंडर्ड टाइम निकाल लेते हैं। और फिर यदि कोई क्या करना है, कोई यदि टास्क हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो टोटल उसमें कितना, जैसे कि कहीं पे पहुंचने के लिए कितना समय लगता है ना, किसी को पकड़ने में कितना समय लगता है, या उसको पोजीशनिंग, जैसे किसी हम वर्क पीस की कर रहे हैं, उसको एक स्टैंडर्ड टाइम दे दिया जाता है प्री एस्टेब्लिश डेटा के साथ। फिर जैसे कोई हमने वर्क किया, तो वर्क में कौन कौन से मोशन यूज़ हो रहे हैं और उसमें कितना कितना समय लगेगा, उस प्रोसेस के लिए पूरा टाइम कैलकुलेट कर लिया जाता है। इसी को हम कहते हैं प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी। मतलब पहले से हम क्या करेंगे, जो वर्कर है या जो ह्यूमन है, उनके जो बेसिक मोशंस होते हैं उनमें कितना समय लगता है उसको हम टाइम निकाल लिया। उसके बाद कोई प्रोसेस है, यदि उसमें जैसे हमें क्या करना है, जैसे किसी चीज़ को लोडिंग करने में जैसे 2 मिनट का समय लगता है, और जैसे स्टोरेज लोडिंग करने के बाद अनलोडिंग करने में 2 मिनट का टाइम लगता है, तो 4 मिनट हो गए। उसके बाद फिट करने में 3 मिनट का समय लगता है। तो यदि कोई एक प्रोसेस है कि उसमें तीनों चीज़ें हो रही हैं, तो कितने 2 + 2 + 3 टोटल कितने हो जाएंगे, 7 मिनट स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। मतलब टोटल प्रोसेस को करने में स्टैंडर्डाइज कितने 7 मिनट्स होंगे इस केस में। तो अगर हम पहले से जो बेसिक मोशंस होते हैं ह्यूमन के, उनकी सहायता से यदि हम क्या करें, टोटल पूरी प्रोसेस का एक समय निकाल लें, वो हमारा क्या कहलाता है, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी। मतलब पहले से जो हमने वर्कर के मोशन को स्टडी करके जो टाइम कैलकुलेट किया है, वो हमारा कहलाता है प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए एक न्यूमेरिकल भी पढ़ लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम का, है ना। स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करने की न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं अपन को। तो अभी इतना समय तो है नहीं कि एक एक न्यूमेरिकल कराया जाए, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाते हैं। देखिए दिया गया है ना, टाइम स्टडी ऑब्जर्व टाइम इज़ 0.75 मिनट। देखो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व टाइम दिया गया है, OT ऑब्जर्व टाइम दिया गया है, साथ में हमें क्या दिया गया, रेटिंग फैक्टर दिया गया है RF, और साथ में हमें क्या दिया गया, अलाउंस दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले हमें नॉर्मल टाइम। तो नॉर्मल टाइम का फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व टाइम इनटू होता है रेटिंग फैक्टर, क्योंकि परसेंटेज है अपन में 100 आएगा बराबर। अब यदि ऑब्जर्व टाइम इसका 0.75 मिनट है, तो 0.75 रख देंगे, इनटू रेटिंग फैक्टर हमेशा किसमें परसेंटेज में रहेगी, तो 110% को चेंज करेंगे तो अपन हमें 100 कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी नॉर्मल टाइम की, उसके बाद जैसे हमें स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, तो स्टैंडर्ड टाइम बराबर होता है नॉर्मल टाइम इंटू 1 + अलाउंस परसेंटेज। ऐसे सेम करना है, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम जैसे जो वैल्यू यहाँ पे आई,
देखो इसमें जो वैल्यू यहाँ से आई हमारी यहाँ पे, इसको यहाँ पे रख देंगे इंटू 1 प्लस जो अलाउंस परसेंटेज हमें 20% दिया गया तो 20/100 यहाँ पे रख देंगे। इधर से हम स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ज़रूर से पढ़ लें। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको पढ़ना है, ज़रूर से एग्ज़ाम में आएंगे, प्रोसेस चार्ट तो पक्का ही आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लें और वीडियो में कमेंट जरूर कर दें, नहीं तो अब आगे वीडियो अभी थोड़ी टाइम लगेगा। ठीक है, और बता दें कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना। एक वीडियो डल चुका है, ये दूसरा वीडियो है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब आने वाली वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो आपके दोस्त हैं। ठीक है, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।